जीटीए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, इस पे बहुत सारी कंफ्यूजन है मार्केट के अंदर। और इसकी टैक्सेबिलिटी, रेट ऑफ टैक्स, कौन टैक्स चार्ज करेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, ये सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। मैं सीए वैभव कंसल स्वागत करता हूं आपका टेक गुरु प्लस के अंदर। और आज मैं आपको जीटीए के बारे में सब कुछ बताऊंगा। मेरा एक चैनल है सीए वैभव कंसल यूट्यूब पे, जीएसटी और बिजनेस न्यूज के अपडेट्स के लिए उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट एजेंसी, मैं आपको इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स बताऊंगा। रजिस्ट्रेशन, इनवॉइसेस, प्लेस ऑफ सप्लाई, रिटर्न्स कैसे भरनी है। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिएगा। पहली बात, उसकी डेफिनेशन पे आते हैं। जीटीए दोस्तों वो होता है जो सर्विस देता है इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड। रोड से जो ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है गुड्स की, उसे जीटीए बोला जाता है। प्लस वो कंसाइनमेंट नोट भी इशू करता है। कंसाइनमेंट नोट क्या होता है और इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स क्या होता है बाय रोड, ये सब डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली जीटीए बनने के लिए आपको दो कंडीशंस पूरी करनी पड़ेगी। वन, कि आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स कर रहे हैं बाय रोड या उसके रिलेशन में कोई सर्विस दे रहे हैं, प्लस आप कंसाइनमेंट नोट इश्यू कर रहे हैं। इनमें से अगर एक एलिमेंट भी मिस होगा तो आप जीटीए क्वालिफाई नहीं होंगे। करेक्ट। जैसे एग्जम्पशन आई हुई है इसके ऊपर, एग्जम्पशन नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट के अंदर, कि अगर आप इंडिविजुअल हैं और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए लायबल हैं और आप कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं कर रहे हैं तो यू आर एग्जम्प्ट फ्रॉम पेइंग द टैक्स। ठीक है। लेट्स से हम एग्जांपल लेते हैं गदर मूवी में सन्नी देओल का, जो ट्रक में माल भाड़ा का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा था पर कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं कर रहा था, तो फिर ही विल नॉट क्वालिफाई एज जीटीए, वो जीटीए नहीं होगा। और ये जो प्रोविजंस मैं बताने जा रहा हूं उस पर कवर नहीं होंगे। तो दो बातें सीखी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और कंसाइनमेंट नोट। अब जानते हैं कंसाइनमेंट नोट क्या होता है। कंसाइनमेंट नोट दोस्तों अलग अलग नामों से जाना जाता है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, अलग अलग ट्रेड प्रैक्टिस के अंदर बिल्टी बोलते हैं हम उसको, लॉरी रिसीट्स बोलते हैं, कंसाइनमेंट नोट्स बोलते हैं उसको। बेसिकली उसके अंदर क्या होता है, सीरियल नंबर ऑफ द नोट, कंसाइनर की डिटेल, कंसाइनी की डिटेल, गुड्स कहां से पिक हुआ है, गुड्स कहां पे डेस्टिनेशन है उसका, क्या गुड्स है, क्या एचएसएन है, कितनी वैल्यूज है, कितने टैक्सेस हैं, वो ऑलमोस्ट ऑल डिटेल्स उसके अंदर आती है, जैसे ऑलमोस्ट ई वे बिल के अंदर आती है। करेक्ट। तो कंसाइनमेंट नोट इशू करना मैंडेटरी है टू बिकम ए जीटीए। तो ये कंसाइनमेंट नोट होता है। कंसाइनमेंट नोट आपको ये भी बताता है कि आपने बेसिकली एज ए जीटीए उस ट्रांसपोर्टेशन की सेफ डिलीवरी का जिम्मेदारी उठाई हुई है। बेसिकली रिस्क कंसाइनर ने आपको दे दिया जब तक आप माल की डिलीवरी कंसाइनी तक नहीं पहुंचाते। तो एक तरह से रिस्क ट्रांसफर करने का नोट भी कंसाइनमेंट नोट है। तो मैंने आपको बताया कि कंसाइनमेंट नोट क्या होता है और उसमें क्या डिटेल्स आती हैं। अब डेफिनेशन में एक वर्ड था, इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड। तो इन रिलेशन टू का मतलब समझते हैं। इन रिलेशन टू का मतलब दोस्तों होता है कि अगर ट्रांसपोर्टेशन के दौरान आपने कोई और सर्विस भी दी है अपने कंसाइनर या कंसाइनी को, तो वो कौन सी सर्विस मानी जाएगी। लेट्स से आपने लोडिंग अनलोडिंग की सर्विस उसको दी है, पैकिंग अनपैकिंग की सर्विस दी है, तो ये सर्विस भी जीटीए की सर्विस के अंदर इंक्लूड हो जाएगी अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के दौरान ये सर्विस रेंडर करी है। तो अलग से बात नहीं कर रहा हूं मैं, पर जीटीए यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के बाद टाइम पे करी है आपने, तो ये सर्विस भी आपकी जीटीए के अंदर क्लासिफाई हो जाएगी। तो 3 पॉइंट कवर हो गए, व्हाट इज जीटीए, व्हाट इज कंसाइनमेंट नोट एंड व्हाट इज इन रिलेशन टू। अब बात करते हैं कि क्या जीटीए, लेट्स से आप जीटीए बन गए, अब क्या आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है। तो सुनिए दोस्तों, अगर आप सिर्फ और सिर्फ जीटीए का ही काम कर रहे हैं, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का काम कर रहे हैं, तो और आपके सामने वाले पर्सन को आरसीएम में लायबिलिटीज पे करनी है, अपनी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में लायबिलिटी पे करनी है, और आपके इसके अलावा कोई और सप्लाईज नहीं है, कोई भी टैक्सेबल सप्लाईज नहीं है, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं आती। पहला क्वेश्चन रजिस्ट्रेशन का जो डाउट आता है कि क्या रजिस्ट्रेशन लूं, द आंसर इज कि अगर आप एक्सक्लूसिवली जीटीए की सप्लाई कर रहे हैं और आपके सामने वाले पर्सन की आरसीएम की लायबिलिटी है, ऑब्वियसली वो रजिस्टर्ड है, तो आपके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं आती रजिस्ट्रेशन की, चाहे आपकी सर्विस का टर्नओवर या ग्रॉस रिसीव्स 20 लाख से ज्यादा क्यों ना हो। सेक्शन 23 ऑफ सीजीएसटी एक्ट स्पेसिफिकली एग्जम्प्ट करता है उन लोगों को जो एग्जाम सप्लाईज के अंदर डील करते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया, या फिर आरसीएम सामने वाले को होता है तो डील करते हैं। तो अगर सामने वाले पर्सन आरसीएम में जीटीए की लायबिलिटी देता है, यू नीड नॉट टू टेक रजिस्ट्रेशन। पर अगर आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया तो आपके लिए क्या पैरामीटर्स हैं
वो जानते हैं इस वीडियो में आगे। रेट ऑफ टैक्स, अब मेरा अगला पॉइंट है रेट ऑफ टैक्स। क्या रेट ऑफ टैक्स लगता है? जीटी अगर अपने इनवॉइसेस पे टैक्स चार्ज करता है तो ही हैव टू ऑप्शंस, आइदर टू चार्ज 12%, 12% चार्ज करेगा, और उसको जो भी इनपुट्स मिलते हैं, जो उसका खर्चा होता है, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है, या फिर रेस्टोरेंट्स की तरह 5% चार्ज करेगा और उसके जो खर्चे होते हैं और जो उसको इनपुट्स मिलता है उस पे वो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकता विदाउट आईटीसी। तो 12% टैक्स पे करे, इनपुट नॉक ऑफ करे और बैलेंस अमाउंट गवर्नमेंट को जमा करके आ जाए, या फिर 5% टैक्स पे करे, इनपुट को अपनी कॉस्ट में ऐड करे और फिर गवर्नमेंट को 5% के हिसाब से जमा करके आ जाए। तो दोनों ही ऑप्शन उसके पास हैं, वो कैसा भी उसको फॉलो कर सकता है जैसे उसको ठीक लगता है। पर अगर आप एज ए रिसिपिएंट जीटीए से कोई सर्विस लेते हैं और आपकी लायबिलिटी रिवर्स चार्ज में बनती है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 5% टैक्स पे करना है। ये एक और कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा डाउट आता है मेरे पास कि रिवर्स चार्ज में जीटीए का रेट क्या है। द आंसर इज 5%। या तो सी और एस पे करेंगे तो 2.5%, और अगर आप आईजीएसटी पे करेंगे तो 5%। करेक्ट। अब सी पे करना है कि आई पे करना है, ये डिपेंड करता है प्लेस ऑफ सप्लाई पे, जो मैं भी वीडियो में बताऊंगा। तो हमने क्या डिस्कस किया? रेट ऑफ टैक्स, जीटी अगर चार्ज करता है तो 12 या 5 एज पर द कंडीशन, और मुझे आरसीएम में पे करना है तो 5% ही रेट है, 12% कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। करेक्ट। अब ये जानते हैं कि टैक्स लायबिलिटी किस पे आती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भैया जीटीए टैक्स दे या आरसीएम में मुझे देना, ये कैसे पता लगेगा? ठीक है, जीटीए टैक्स दे या आरसीएम में टैक्स देना है, कैसे पता लगेगा? बहुत सिंपल तरीके से, आसान शब्दों में बताता हूं आपको। अगर जीटीए अपने सर्विस किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है, रजिस्टर्ड पर्सन मतलब जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है, तो उस रजिस्टर्ड पर्सन को ही रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना है। पूरी बात सुनिएगा। जीटीए रजिस्टर्ड है, सामने वाला बंदा भी रजिस्टर्ड है, मैंने अपनी सर्विस उसको दी है, वो रिवर्स चार्ज में 5% टैक्स पे कर देगा। मेरी भी लायबिलिटी फ्री, उसकी भी लायबिलिटी फ्री। मैं रिटर्न कैसे भरूंगा, इनवॉइस कैसे रेज करूंगा, सब बताता हूं। क्लियर है? अगर जीटीए अपनी सर्विस अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है, अगर जीटीए अपनी सर्विस अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है तो फिर जीटीए टैक्स चार्ज करेगा, अनरजिस्टर्ड चार्ज नहीं करेगा। ऑब्वियसली मैं रजिस्टर्ड हूं तो। अब मैं भी अनरजिस्टर्ड हूं, सामने वाला भी अनरजिस्टर्ड है, तो फिर मेरे को रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट तभी आएगी जब मेरा 20 लाख से टर्नओवर ऊपर हो जाएगा। ठीक है, मैंने रजिस्ट्रेशन के केस में क्या बताया था कि अगर मेरा 20 लाख से ऊपर भी है तो भी मुझे रजिस्ट्रेशन कब नहीं लेना? जब सामने वाला बंदा आरसीएम में पे करता है। आरसीएम में सामने वाला बंदा कब पे करेगा? जब वो रजिस्टर्ड होगा। तो यानी 3 कंडीशन मैंने बताई। आई एम रजिस्टर्ड, सामने वाला रजिस्टर्ड, आरसीएम में वो पे करेगा। आई एम रजिस्टर्ड, सामने वाला रजिस्टर्ड, मैं फॉरवर्ड चार्ज में पे करूंगा। अब ये मेरे ऊपर है, मैं 12 करूं या 5 करूं, उससे मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं भी अनरजिस्टर्ड, वो भी अनरजिस्टर्ड, तो मुझे रजिस्ट्रेशन लेना तब पड़ेगा जब मैं 20 लाख से ऊपर हूंगा। 20 लाख से नीचे मुझे रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, तो ना मैं पे करूंगा ना वो पे करेगा। क्लियर है? अब इसमें एक चीज और है दोस्तों कि अगर जीटीए रजिस्टर्ड है, आप भी रजिस्टर्ड हैं, और जीटीए ने बाय चांस अपने इनवॉइस में जीएसटी चार्ज कर लिया 12% से, कितने से? 12% से, तो भी आपको आरसीएम की लायबिलिटी नहीं आती है। तो आप 12% उसको पेमेंट करें और आपकी आरसीएम की लायबिलिटी खत्म हो जाती है। ठीक है। पर अगर मैंने 5% चार्ज कर लिया बीइंग रजिस्टर्ड जीटीए टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, तो आप मुझे 100 रुपए का इनवॉइस में आपको दूंगा प्लस 5 रुपए टैक्स चार्ज करके दूंगा। आप मुझे 100 की ही पेमेंट करेंगे, 5 रुपए आप ही रिवर्स चार्ज में जमा करवा के आएंगे। ठीक है। तो बॉटम लाइन इज, कौन पेमेंट करेगा? रजिस्टर्ड जीटीए टू रजिस्टर्ड पर्सन, आरसीएम में आप पे करेंगे। रजिस्टर्ड जीटीए टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, फॉरवर्ड चार्ज में मैं पे करूंगा। अनरजिस्टर्ड कोई भी पे नहीं करेगा। मैं रजिस्टर्ड हूं पर मैंने 12 चार्ज कर दिया है तो मैं ही पे करूंगा, आप आरसीएम में पे नहीं करेंगे। क्लियर है? डन। ओके। अब एक और कंफ्यूजन इसके अंदर आती है कि मैंने दिल्ली से माल पिक किया कंसाइनर से और लेट से चेन्नई में माल ड्रॉप किया, तो किसको रिवर्स चार्ज में पे करना है? दिल्ली वाले बंदे को या फिर चेन्नई वाले बंदे को? ठीक है। ये तो हमने जाना कि कब पे करना है, कैसे पे करना है, पर अब कौन पे करेगा? ये कह रहा भैया कंसाइनी आपको करना है, आप कह रहे हो इसको करना, तो कौन पे करेगा? तो सिंपल है, मेरे को जिसने हायर किया है वो बंदा पे करेगा। अगर मुझे दिल्ली वाले कंसाइनर ने हायर किया है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स, तो दिल्ली वाले पर्सन के ऊपर लायबिलिटी आती है, मैं उसको अपना इनवॉइस रेज करूंगा। टैक्सेबल या नॉन टैक्सेबल वो हम बता चुके हैं। और अगर चेन्नई वाले बंदे ने बोला कि भैया दिल्ली से माल उठाओ और चेन्नई ड्रॉप कर दो, तो चेन्नई वाला पर्सन आरसीएम में लायबिलिटीज पे करेगा। सिंपल है कि कौन पे करता है? प्लेस ऑफ सप्लाई सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक है जीटीए का। प्लेस ऑफ सप्लाई बहुत सिंपल है दोस्तों।
अगर जीटीए अपने सर्विस किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है, अगर जीटीए अपनी सर्विस किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है और वो आरसीएम में पे कर रहा है लेट्स से, तो भी प्लेस ऑफ सप्लाई तो डिटरमाइन करना पड़ेगा ना कि सी और एस पे करना है या आई पे करना है। तो अगर रजिस्टर्ड पर्सन, अगर जीटीए रजिस्टर्ड पर्सन को अपनी सर्विस दे रहा है तो रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन ही प्लेस ऑफ सप्लाई है। तो रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन ही प्लेस ऑफ सप्लाई है, ठीक है। और अगर जीटीए अपनी सर्विस अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है, जीटीए अपनी सर्विस अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई इज जहां से गुड्स की मूवमेंट शुरू हुई है, जहां से गुड्स पिक किया गया है, उसे ही हम बोलेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। करेक्ट। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। लेट्स से दिल्ली में एक जीटीए है, मुंबई में एक पर्सन है जो दिल्ली के जीटीए को अपॉइंट करता है और बोलता है कि दिल्ली के एक प्रीमाइसिस से सामान उठाएं और लेट्स से हरियाणा में उसको ड्रॉप कर दे, ठीक है। वो कह रहा है कि भैया मेरा जो एक क्लाइंट है वो हरियाणा में है, मुझे वेंडर है जो मेरा दिल्ली के अंदर, आप दिल्ली से सामान पिक करो और हरियाणा में सप्लाई कर दो। करेक्ट। अब लेट्स से इस एग्जांपल में मानता हूं कि मुंबई वाला पर्सन रजिस्टर्ड है, तो उसने मुझे अपॉइंट किया है, जीटी ने अपनी सर्विस रजिस्टर्ड पर्सन को दी मुंबई वाले को, तो उससे फर्क नहीं पड़ता गुड्स कहां से उठा कहां गया, द प्लेस ऑफ सप्लाई इज मुंबई। तो उसको क्या पे करना पड़ेगा, मुंबई वाले पर्सन को रिवर्स चार्ज के अंदर सी और एस पे करना पड़ेगा महाराष्ट्र का। करेक्ट। इसी एग्जांपल के अंदर मुंबई वाला पर्सन अनरजिस्टर्ड है और दिल्ली का जीटी है, रजिस्टर्ड जीटी है, तो अब क्योंकि मुंबई वाले पर्सन से इसको ऑर्डर मिला है और जीटी अपनी सर्विस अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है, तो पहली बात टैक्स कौन पे करेगा, जीटीए। और कैसे पे करेगा, क्या टैक्स लगाएगा इसके ऊपर, क्या वो मुंबई को आईजीएसटी चार्ज करेगा या वो हरियाणा को करेगा, तो मैंने अभी आपको बताया कि जहां से गुड्स पिक हुए हैं यानी दिल्ली से ही, तो वो सी और एस के अंदर फॉरवर्ड चार्ज के अंदर टैक्स पे करके आएगा, क्योंकि गुड्स की मूवमेंट शुरू कहां से हुई है, दिल्ली से, क्योंकि रजिस्टर्ड पर्सन जीटीए ने अपनी सर्विस अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी है। करेक्ट। तो प्लेस ऑफ सप्लाई इज कि अगर जीटी अपनी सर्विस रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है तो वो आरसीएम में पे करेगा और अपना प्लेस ऑफ सप्लाई उसका जहां पे जगह होगी, और अगर अनरजिस्टर्ड सर्विस दी जा रही है जीटी के द्वारा तो जीटी फॉरवर्ड में पे करेगा जहां से गुड्स उठा हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं रिटर्न्स की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी कि रिटर्न्स कैसे भरी जाती है। दो तरह की रिटर्न है जिस पे डाउट है, 1 एंड 3B। 1 पे आप अगर आप B2B सप्लाईज दे रहे हैं यानी जीटी अपने रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई दे रहा है तो आप कॉलम नंबर 4A में भरेंगे, B2B पे नॉर्मल डिटेल्स डालेंगे, टैक्स 0% पे डालेंगे अपना, और रिवर्स चार्ज पे आप टिक कर देंगे, ऊपर एक बॉक्स बना होता है उस पे आप टिक कर देंगे। क्लियर है। रिवर्स चार्ज पे जैसे आप टिक करेंगे लायबिलिटी रिसिपिएंट की शिफ्ट हो जाती है और आपको उस पे टैक्स पे नहीं करना है। लेकिन अगर आप B2C करते हैं तो B2C में आप जाएंगे और वहां पे अपने इनवॉइसेस पे डिटेल्स डालेंगे, टैक्स पे 0 रेट सिलेक्ट करके आप उसको डिटेल्स डाल देंगे, रिवर्स चार्ज टिक करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप HSN समरी भी भरते हैं। 996511 इज द SAC कोड फॉर जीटीए। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स भी डालते हैं अपनी कॉलम नंबर 13 के अंदर कि 001 से लेकर 0011 तक मेरे आज जो इनवॉइसेस इशू हुए इस मंथ के, तो आप डिटेल्स वहां पे भी डालते हैं। तो दिस इज अबाउट जीएसटीआर 1। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि अगर आप B2B को दे रहे हैं, सामने वाला पर्सन आरसीएम में पे कर रहा है, तो आप रिवर्स चार्ज पे टिक करना ना भूलें। टिक नहीं करेंगे तो आप लायबिलिटी अपने सर पे लेके आएंगे। 3B के अंदर आपको स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपको टैक्सेबल में नहीं डालना है, जीरो रेटेड में नहीं डालना है, आपको एग्जम्प्ट वाले कॉलम में डालना है 3.1.C के अंदर, और टर्नओवर डालना है, टैक्स ब्लर होता है वहां पे, कुछ भी नहीं डालना। रिवर्स चार्ज के कॉलम में मत डालना। रिवर्स चार्ज का कॉलम तब होता है जब आप रिवर्स चार्ज में पे करते हैं, यानी जब आप अपनी सर्विस किसी को देंगे तो वो पर्सन उसके अंदर डालेगा, ना कि आप उसमें डालेंगे। आपका टर्नओवर क्या है, एग्जम्प्ट, तो आप एग्जम्प्ट वाले में डालेंगे। दिस इज अबाउट द 3B। नाउ लास्ट पॉइंट इज कि इनवॉइस कैसे रेज होगा। इनवॉइस बिल्कुल नॉर्मल रेज होगा, रूल 46 के तरह, जैसे आप बाकी सर्विस का इनवॉइस रेज करते हैं। बस अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं और आप टैक्स नहीं लगा रहे हैं 12%, तो आप उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे, और फिर सामने वाला पर्सन आरसीएम में पे करता है और उस पर लिखेंगे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल यस लिखने का मतलब होता है इनवॉइस पे कि सामने वाला पर्सन उसको टैक्स पे करता है। जैसे एडवोकेट्स का इनवॉइस आता है वैसे ही ये इनवॉइस आता है। क्लियर है। तो दीज ऑल आर द प्रोविजन ऑफ जीटीए। स्टिल अगर कोई डाउट है तो आप मेरे मेल एड्रेस पे मेरे से क्वेरीज पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल सीए वेब कंसल्ट को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय बाय।